दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत। आज विश्व योग दिवस, भारत योग का जनक, और ये एक अभिलाषा कि सभी भारतीय योग करें और रोगों को दूर भगाएं। आज इस महत्वपूर्ण दिन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर इकबाल खान गौरी। आप योग और आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में अध्ययन कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। योग को आमतौर पर अगर हम समझें तो गणित में योग का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन योग जो एक शरीर के लिए उपयोगी है उससे हम अर्थ लगाते हैं कि भाई कुछ तरह की एक्सरसाइजेज हैं, कुछ श्वास प्रश्वास की विधियां हैं, वो योग है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि हम सटीक रूप से योग को कैसे समझें। सर, योग जो है शरीर और आत्मा और मन को जोड़ने की जो है प्रक्रिया कहलाती है। मन जो है चंचल होता है, जो कि बार बार मन में इधर उधर विचार आते रहते हैं। उनके लिए लिखा है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। मन की वृत्तियों को रोक लेना ही योग कहलाता है, उन पर नियंत्रण कर लेना ही योग कहलाता है। इसके अलावा गीता में लिखा है योगे कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता लाना ही योग कहलाता है। अपने जो कर्म है इनमें ऐसा सुधार करें, इनके ऐसा कार्य करें, जो अपना कार्य है वो ईमानदारी से करें, यह योग कहलाता है। आचार्य महर्षि पतंजलि ने योग को 8 भागों में मुख्यतः बांटा है। उनमें लिखा है उन्होंने अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन्होंने यम, नियम, आसन और प्राणायाम को बहिरंग योग कहा है। यह बहिरंग योग इसीलिए कहा है कि इनको अपने बाहरी क्षेत्र में रहते हुए, दुनिया के साथ रहते हुए अपने इनको आराम से कर सकते हैं। प्रत्याहार जो है अपनी इंद्रियों को बाहर से अंदर की तरफ अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है। उसके पश्चात धारणा, ध्यान और समाधि जो है अंतरंग योग है। जब तक आंतरिक शुद्धि नहीं होगी तब तक धारणा, ध्यान और समाधि नहीं कर पाते हैं। इसलिए योग के एक एक बिंदु को, एक एक चीज़ को समझते हुए अपने को योग का अभ्यास करना चाहिए और यम और नियम का पालन करने के पश्चात ही आसनों का अभ्यास करना चाहिए। यम और नियम का बहुत ज़्यादा महत्व है। डॉक्टर इकबाल, आपने जो बात बताई उससे क्या हम ये समझें कि जो योग है ये मात्र एक्सरसाइजेज या व्यायाम मात्र नहीं है, बल्कि ये एक विराट लक्ष्य की तरफ हमें ले जाता है। जैसा कि आपने कहा कि इसके अंतरंग भाग भी हैं, तो इसका आखिरी जो लक्ष्य है वो हमें किसी बड़े विराट लक्ष्य की ओर ले जाता है, बड़े उदार लक्ष्य की ओर ले जाता है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं सर। अपने जीवन का एक परम लक्ष्य सर मोक्ष की प्राप्ति है, और मोक्ष की प्राप्ति प्राणी मात्र का जो उद्देश्य है वो मानवीय जीवन में ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए इन सब कड़ियों को पार करते हुए अपने अंतिम अवस्था तक पहुँचेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। डॉक्टर इकबाल, अगर हम योग को अगर सीमित करना चाहें आम आदमी के लिए, क्या आम आदमी के लिए योग है जो सिर्फ इसीलिए चिंतित रहता है कि भाई उसकी कुछ बीमारियां कंट्रोल में नहीं आ रही है, मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है, इनके लिए क्या सीमित अर्थों में योग का प्रयोग किया जा सकता है? हाँ सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सीमित संख्या में जो जन सामान्य के लिए, सभी के लिए योग किया जा सकता है। योग कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, संक्रामक और असंक्रामक दोनों ही व्याधियों के लाभदायक है। संक्रामक व्याधियों में आप कोविड-19 में उसका यूज देख चुके हैं। कोविड-19 के दौरान प्राणायाम और योगाभ्यास का बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, जैसा कि आपने देखा है। लेकिन असंक्रामक व्याधियों में ही योग का बहुत अधिक महत्व है। कुछ अपने सामान्य लोगों में कहते हुए सुनते हैं कि मुझे योग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही मेहनत वाला काम करता हूँ, मुझे योग की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च से ये प्रूव हो गया है कि जो एक्सरसाइज है एरोबिक और नॉन एरोबिक, एरोबिक एक्सरसाइज श्वास के साथ जो क्रियाएं की जाती है, शरीर का जो मूवमेंट है श्वसन के साथ किया जाता है, वह एरोबिक एक्सरसाइज कहलाती है। और नॉन एरोबिक एक्सरसाइज जैसे जिम वगैरह में अपने एक्सरसाइज करते हैं और डेली रूटीन के कार्य करते हैं, वो नॉन एरोबिक एक्सरसाइज कहलाती है। जो सेल्स कोशिका स्तर पे देखा गया है, सेल स्तर पे देखा गया है, उनमें देखा गया कि जो एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, यानी प्राणायाम के साथ, श्वास प्रश्वास के साथ जो आसन करते हैं, उनका जो शरीर पे प्रभाव पड़ता है, कोशिकाओं की जो कार्य क्षमता बढ़ती है, शरीर की जो इम्यूनिटी बढ़ती है, वह बहुत ज़्यादा प्रभावी है।
नॉन एरोबिक एक्सरसाइज की बजाय आप एरोबिक एक्सरसाइज से कोशिकाओं की लाइफ साइन को बढ़ जाता है, कोशिकाओं का जीवन बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन बढ़ जाता है और कोशिकाओं में जो प्रतिरक्षी तंत्र है वह ज़्यादा डेवलप हो पाता है, वह ज़्यादा देर तक कार्य करती है, कोशिकाएं ज़्यादा समय तक जीवित रहती है और बिल्कुल हेल्दी रहती है। इसलिए श्वास और प्रश्वास की क्रिया के साथ ही अपने को एक्सरसाइज, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जी सर, योग को अगर ऐसे यान के रूप में माने जो हमें बहुत आगे तक स्वास्थ्य के मार्ग पर ले जाता है, तो कई लोग ये मानते हैं कि भाई स्कूटर जो है उसके अंदर क्या प्रणाली है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, स्कूटर आपको चलाना आना चाहिए। तो आम आदमी जो है वो योग जैसे आसन और प्राणायाम है वो करना चाहता है, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल ज़ीरो से अगर किसी को शुरू करना है तो अपने स्वास्थ्य के बेनिफिट्स के लिए, लाभ के लिए वो योग कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरू करे और कब शुरू करे? सर, योग प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति वैसे तो किसी भी ऋतु में योग प्रारंभ कर सकता है, जब भी उनकी इच्छा हो करना चाहे, लेकिन आचार्यों ने बसंत ऋतु का सर्वश्रेष्ठ कहा है। बसंत ऋतु में योग को प्रारंभ करना चाहिए और योग सुबह के समय मल मूत्र त्याग करने के पश्चात योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास करने के लिए खुला वातावरण होना चाहिए, न तो बहुत तेज़ हवा आनी चाहिए और न बिल्कुल निर्वात भी नहीं होना चाहिए। जहाँ ताज़ा हवा ऑक्सीजन युक्त आती हो वहाँ पे योग करना चाहिए। योग करते वक्त शरीर पर जो वस्त्र है वह बहुत टाइट और बहुत ढीले भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल रिलैक्सिंग मूड में करना चाहिए। किसी प्रकार का काम का या किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। योग धैर्यपूर्वक करना चाहिए। योग करते वक्त व्यक्ति कभी भी स्टार्ट करता है, जिस दिन मन में आ जाए उस दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसके लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि आप आज से ही योग प्रारंभ कर देवें। योग एक जीवन जीने की कला है। एक जीवन, आपको स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। आप हो सकता है लंबा जीवन जी सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैरालिसिस हो गया, अगर या किसी व्याधि से आप ग्रसित हो गए, तो वह जीवन आपका सकारात्मक जीवन नहीं रहेगा, क्रियात्मक जीवन नहीं रहेगा। जीवन ऐसा जिए जो आप बिल्कुल हेल्दी हो, जो दूसरों के लिए उपयोगिता हो, राष्ट्र के लिए आपकी उपयोगिता हो। इसलिए आप हेल्दी और लंबा जीवन, उसी जीवन की इम्पोर्टेंस के लिए आप नित्य 1 घंटा, आधा घंटा या 15 मिनट, जितना समय आप मिले, जितने समय से आप स्टार्ट करना चाहें उतने समय से आप स्टार्ट कर सकते हैं। WHO की एक रिसर्च कहती है कि आपको सप्ताह में कम से कम 5 दिन तक 30 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, तो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। वैसे देखा जाए तो सप्ताह में 5 दिन के हिसाब से आप देखा जाए तो एक सप्ताह में आप 2.5 घंटे अगर एक्सरसाइज को देते हैं तो आप 1 महीने में 10 घंटे ही देते हैं। तो 1 महीने में 10 घंटे देते हैं। अगर महीने में 1 दिन भी व्यक्ति बीमार हो गया तो वो 10 घंटों से ज़्यादा का समय लेगा। तो इसलिए जो डेली एक्सरसाइज, डेली अभ्यास और डेली जो योगा है वह आपको बीमार होने से ज़्यादा लाभदायक है। आपका पैसा भी बचाएगा और आपको बीमारी से भी बचाएगा और शरीर को स्वस्थ रखेगा। अतः मेरी सभी श्रोताओं से आग्रह है कि आज के दिन ही आप योग प्रारंभ कर दें। इस बार जो योगा की थीम रखी है वह रखा है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। योग तो शुरू से ही मानवता के लिए था, मानवता के लिए ही था कि आप सभी योग करें, शरीर स्वस्थ रहें। पुराने समय में जो पशु पक्षियों के नाम के अनुसार जो जिस पोजीशन में लंबे समय तक बैठते थे, उनके अनुसार 84 लाख योनियों के देखते हुए 84 लाख ही आसनों का वर्णन किया गया है। तो इसलिए हर योनि में हर जीव का आसन का जब संबंध है तो क्यों न उस आसन को आज ही प्रारंभ कर दिया जाए। यह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये हर मानव के लिए है, हर मानव को स्वस्थ रखने के लिए है। शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसको खुद का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा और राष्ट्र का विकास में सहयोग प्रदान कर पाएगा। लेकिन देखा गया है कुछ व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है परंतु मानसिक रूप से बीमार हैं। कुछ व्यक्ति मानसिक रूप से तो स्वस्थ है लेकिन शारीरिक रूप से बीमार है। तो इन सब चीज़ों के लिए आज की परिस्थितियों को देखते हुए, जिस परिस्थितियों में कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों की जॉब खो गई है, बहुत सारे लोगों के आय के साधन कम हो गए हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं
और बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित हो गए हैं, उन समस्याओं से बचने के लिए योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जी उसे पालन करना चाहिए। डॉक्टर इकबाल, अब हम योग के व्यवहार मूलक जो एस्पेक्ट है उस पर आते हैं। योग कोई शुरू करना चाहता है तो क्या शुरू करे? सबसे पहले प्राणायाम करे, आसन करे तो कौन सा करे? आपने कहा कि इतने सारे आसन हैं, उसके लिए कौन सा आसन सूट करेगा? क्या शुरुआत करते वक्त किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में उसको योग करना चाहिए, या फिर उसका भी इंतज़ार न करें और आप योग शुरू कर दें? तमाम तरह के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं। शुरुआत कैसे और कहाँ से करें वो? सर बहुत ही अच्छा बताया आपने। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले योगा जो अभ्यास है, शुरुआत करने के लिए अपने मानसिक रूप से मन से अपने आप को सबसे पहले तैयार करना है। मन से तैयार होने के पश्चात आपको जो बाहरी वातावरण आपका यम और नियम का पालन जो है उसका सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानम, इन सब का पालन करना है। अहिंसा, सत्य, ऐस्त्य, ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन करते हुए आपको आसनों का अभ्यास करना चाहिए। आसन प्रारंभिक अवस्था में किसी गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, किसी को, या फिर जैसे आजकल कोई मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके वीडियोज़ हैं, आयुष डिपार्टमेंट के वीडियोज़ हैं, जो ऑथेंटिक वीडियो हो, उन वीडियो को देख के भी आसन प्रारंभ किया जा सकता है। शुरुआत का जो आसन है वो कौन सा होना चाहिए आपके मुताबिक? क्योंकि जो नया आदमी है उसको पता नहीं है। आसन प्रारंभ करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। आसन प्रारंभ करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम यानी शरीर के हर जो जोड़ है उस जोड़ का मूवमेंट होना चाहिए। जैसे गर्दन की क्रियाएं हैं, हाथ की क्रियाएं हैं, कमर की क्रियाएं हैं, घुटना चालन है, तो ये सब मूवमेंट पूरा एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम करने के पश्चात आसनों का अभ्यास करना चाहिए। और आसनों के अभ्यास में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग प्रोटोकॉल है वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही सुविधाजनक, आसानी से उपलब्ध होने वाला, इसको आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और योग प्रोटोकॉल के वीडियो भी बहुत सारे हैं। और सामान्य व्यक्ति को सबसे पहले योग प्रोटोकॉल से ही प्रारंभ करना चाहिए। डॉक्टर इकबाल, जो प्राणायाम है वो क्या आसन के साथ ही होने चाहिए, पहले करना चाहिए या बाद में करनी चाहिए? सर, आचार्य महर्षि पतंजलि ने लिखा है, आसन के पश्चात प्राणायाम लिखा है। उन्होंने लिखा है यम नियम आसन प्राणायाम। तो प्राणायाम को आसनों के पश्चात ही करना चाहिए। और योग प्रोटोकॉल की जो भारत सरकार का योग प्रोटोकॉल है उसमें भी प्राणायाम को आसनों के बाद ही रखा है। तो अतः प्राणायाम को आसनों के बाद ही करना चाहिए। प्राणायाम में लिखा है प्राणस्यायाम प्राणायाम, जो प्राणों को लाता है वह प्राणायाम कहलाता है। और प्राणायाम जो है मुख्यतः जो प्राणायाम 8 प्रकार के लिखे हैं, सूर्य भेदनम, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भ्रष्टिका, भ्रामरी, पलावनी, मूर्छा इति अष्टकुंभका। ये जो कुंभ के 8 वेद हैं ये प्राणायाम के वेद हैं। प्राणायाम लिखा है प्राणायाम त्रिधा प्रोक्तो रेचक, पूरक, कुंभ के। प्राणायाम बेसिकली 3 प्रकार के हैं। रेचक, श्वास को बाहर छोड़ना, पूरक, श्वास को अंदर लेना, और कुंभक, श्वास को रोक के रखना। ये 3 विधि प्राणायाम के अंदर अवश्य होती है। श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना, इन पे अपना नियंत्रण पूरी तरह से होना चाहिए, तो ही वो प्राणायाम कहलाता है। जी, एक जिज्ञासा और है। आपने बताया कि प्राणायाम का जो तरीका है, सांस को लेना, छोड़ना और उसको अंदर संग्रहित करके रखना, ये 3 तरीके हैं। और सर। किस तरह से आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस पर 8 प्रकार के प्राणायाम आपने बताए हैं। जी सर। अब जिज्ञासा ये है कि आदमी जो है वो जैसे सांस को लेना है तो उसमें कहा जाता है कि साहब बाएं नथुने से लें और उसके बाद दाएं से छोड़ें। ये क्रम ज़रूरी है अनिवार्य रूप से पालन करना, या आप इसमें छूट ले सकते हैं? हाँ सर, ये जो कर्म सर है ये बताया गया है। पुराने जो ऋषि मुनि थे वो पूरब की तरफ मुंह करके सूर्य को देवता मानते थे और पूरब की तरफ मुंह करके तपस्या करते थे। तो पूरे दिन तपस्या के दौरान राइट साइड में जो सूरज है पूरब से निकलते हुए राइट साइड में घूमते हुए पश्चिम में जाता था, तो शरीर का जो राइट हिस्सा था उस तरफ पूरे दिन सूरज का प्रकाश पड़ता था। तो ये सूर्य नाड़ी कहलाती है। जो राइट नोस्ट्रिल्स है वो सूर्य नाड़ी कहलाती है। और रात को भी तपस्या करते थे, तो रात को पश्चिम से चंद्रमा निकलता था और दक्षिण से होता हुआ पूर्व में जाता था। तो दक्षिण दिशा में पूरी रात्रि चंद्रमा का प्रकाश पड़ता था, इसलिए ये चंद्र नाड़ी कहलाती है। तो अब 2 बात समझ में आई कि राइट का जो नोस्ट्रिल्स है वह सूर्य नाड़ी और लेफ्ट का जो नोस्ट्रिल्स है वह चंद्र नाड़ी। बेसिकली आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो जो राइट वाला जो भाग है वह सूर्य नाड़ी है, वह पित्त को क्या है संकेतित करता है,
और लेफ्ट वाला जो है चंद्र नाड़ी है वह कफ को संकेतित करता है। यानी जो लोग मोटे हैं, कफज लोग हैं और जो आलस्य ज़्यादा रहता है, उन लोगों को अगर प्राणायाम का अभ्यास करना है तो उनमें तेजी चाहिए। तो सूर्य नाड़ी से, राइट नोस्ट्रिल से प्राणायाम को, श्वास को अंदर लेना है। और जो लोग गुस्सा ज़्यादा आता है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तनाव ज़्यादा रहता है, यानी पित्त प्रकोपित है, तो उन लोगों को लेफ्ट नोस्ट्रिल से प्राणायाम को प्रारंभ करना चाहिए। प्राण को भीतर जिस नोस्ट्रिल से आप ले रहे हैं, छोड़ना उसके दूसरे नोस्ट्रिल से है। जी सर। जी, ये एक बात है जिसको ध्यान रखना आवश्यक है। हाँ सर, एक चक्कर पूरा करने के लिए प्राणायाम को, आपने सूर्य भेदी प्राणायाम प्रारंभ किया तो आपको राइट नोस्ट्रिल, सूर्य नाड़ी राइट नाड़ी है, राइट नोस्ट्रिल से आपने श्वास को अंदर लिया, फिर उसको रोक के रखा और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से वापस लिया, रोक के रखा और राइट से छोड़ दिया। ये एक चक्कर पूरा हुआ है। बेसिकली जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं तो ही एक चक्कर पूरा होता है। अपने आधा प्राणायाम करते हैं और छोड़ देते हैं। दूसरा, इनको श्वास लेने के लिए लेने का अनुपात 1:4:2 होना चाहिए। आपको तेजी से श्वास लेना है, यानी 5 सेकंड तक श्वास लिया, 20 सेकंड तक रोक के रखना है और 10 सेकंड तक श्वास को छोड़ना है। फिर वापस उसी नोस्ट्रिल से 5 सेकंड तक अंदर लिया, 20 सेकंड तक रोक के रखा और 10 सेकंड तक आहिस्ता आहिस्ता श्वास को बाहर छोड़ा। तो आपका एक चक्कर सूर्य भेदी प्राणायाम का पूरा हुआ है। ऐसे श्वास लेने में 1:4:2 का रेशो शास्त्रोक्त रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात बताई डॉक्टर इकबाल कि ये जो अनुपात है इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कुल मिलाकर जो श्वास का घर्षण हमारे नथुनों में होता है वो तो बराबर ही हुआ। जिस नथुने से आप सांस ले रहे हैं दूसरे से छोड़ रहे हैं, और जब छोड़ने के बाद वापस लेने की बारी आती है तो आप वापस दूसरे नथुने से लेते हैं। यानी कुल मिलाकर आपके दोनों ही नथुने जो है वो श्वास को लेने और छोड़ने का काम करते हैं। राइट? हाँ जी सर। जी, तो इस तरह से ये चीज़ आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। सर, एक चीज़ है कि जैसे जो यम नियम और आसन प्राणायाम ये जो पूरा बताया गया है अष्टांग योग, उसमें योग में हम और भी कई शब्द सुनते हैं, जैसे कि बंद होते हैं, उसके अलावा जैसे बहुत सारे षटकर्म हैं। ये आसन और प्राणायाम के बीच में कहाँ फिट होते हैं, किसके अंतर्गत आएंगे ये, और क्या इनको भी करना आवश्यक है? हाँ जी सर, इनको भी करना आवश्यक है। यह महर्षि गैरंड ने लिखे हैं। तो अपने को जो बंद है, बंद बेसिकली प्राणायाम में जब अपने कुंभक लगाते हैं, श्वास को रोक के रखते हैं, तो श्वास को रोक के रखने में बंद का बहुत महत्व है। श्वास को आपको रोक के रखना है तो 4 प्रकार के बंद हैं। 4 प्रकार के बंद में सबसे पहले श्वास को अंदर लेने के पश्चात जब रोक के रखते हैं तो ठोड़ी को छाती पे लगा के रखते हैं, यानी श्वास नली को जो है संकुचित कर देते हैं। इस बंद को जालेंद्र बंद कहते हैं, क्योंकि पुराने ऋषि मुनियों ने देखा गर्दन के अंदर बहुत सी शिराओं और धमनियों का जाल पाया जाता है, इस कारण इसे जालेंद्र बंद कहते हैं। और श्वास अंदर लेने के पश्चात अगर उदर प्रदेश की मांसपेशियों को संकुचित कर अंदर की तरफ खींचते हैं तो इसे उड़ान बंद कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं तो उनका पेट पूरा अंदर की तरफ रहता है, तो इस कारण इसको उड्डयन बंद कहते हैं। और श्वास जब रोक के रखते हैं, गुदा के मूल भाग को संकुचित कर जब ऊपर की तरफ खींचते हैं तो यह मूल बंद कहलाता है। और जब ये तीनों बंद एक साथ लगा देते हैं तो ये क्या कहलाता है? महाबंद कहलाता है। जो योगी नित्य लंबा अभ्यास हो जाता है तो वह तीनों बंदों को एक साथ लगाने की क्षमता रखते हैं, और जो एक साथ तीनों बंद लगा सकते हैं वह महाबंद कहलाता है। अतः धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना चाहिए और तीनों बंदों को एक साथ लगाने का प्रयास करना चाहिए। जालंधर बंद से प्रारंभ करना चाहिए। अगर कोई प्राणायाम को शुरू कर रहा है अभी और तमाम तरह के जो बंद हैं इसमें बहुत दक्षता की आवश्यकता पड़ती है, उस वक्त वो ना लगाए, धीरे धीरे अभ्यास करे, तब भी ठीक है? हाँ ठीक है सर। प्राणायाम करने से पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए एक नासा छिद्र से श्वास को अंदर लेना चाहिए, दूसरे से छोड़ना चाहिए, दूसरे से वापस अंदर लेना चाहिए और उससे वापस निकाल देना चाहिए। कुंभक का अभ्यास, श्वास रोकने का अभ्यास शुरू की अवस्था में नहीं करना चाहिए। हृदय रोगियों को श्वास नहीं रोकना चाहिए, और एस्थमेटिक जो सीओपीडी के पेशेंट हैं उनको कुंभक नहीं लगाना चाहिए, श्वास नहीं रोकना चाहिए। एक प्रश्न सर आपका रह गया था, षटकर्म के बारे में आपने पूछा था। षटकर्म जो व्यक्ति शरीर के अंदर जो मल जमा होते हैं वह मल बाहर निकलेंगे, उसके पश्चात ही व्यक्ति योग के योग्य होता है। एक तरह से इसको हम कह सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन है एक तरीके से। शरीर की शुद्धि की क्रियाएं हैं,
इसमें लिखा है षटक्रम में, धोती बस्ती नेति नोली त्राटकम तथा कपाल भाती सचेतानी षटकर्माणी समाचरेत। धोती, धोती अपने प्रचलन में जो है वस्त्र धोती है, ये है 4 उंगल लंबी और 15 हाथ लंबी और 4 उंगल चौड़ी होती है। इसको अपने पानी में भिगो के आहिस्ता आहिस्ता अपने इसको निगलते हैं और पूरी निगलने के बाद स्टोमक की सफाई करने के पश्चात उसको बाहर निकाल देते हैं। 8 मिनट में ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। ये तो सर हुआ धोती। धोती के बाद में बस्ती, बस्ती नीचे रेक्टम भाग की सफाई करती है। आज मॉडर्न ज़माने में अपने देखा जाए तो एनिमा का इसका देख सकते हैं कि एनिमा का यूज जो है वो बस्ती की तरह है। और धोती बस्ती, नेति, नेति में सर जल नीति और सूत्र नीति का अभ्यास कर सकते हैं, आजकल काफ़ी फेमस है। नेति के लिए अपने को क्या है, जल नीति पात्र आता है, उसमें उष्ण जल लेते हैं जिसमें सेंधा नमक मिला हुआ होता है। उसके जो भी नासा छिद्र अपना अच्छा चल रहा है राइट या लेफ्ट, उसमें उसको लगाते हैं, दूसरी नासा छिद्र से पानी निकालते हैं, जिससे साइनस वगैरह की समस्या जो है वह ठीक हो जाती है। पुराना जुकाम नजला जो है उससे जल नीति से फायदा मिलता है। इसके अलावा सूत्र नीति का भी अभ्यास किया जा सकता है। तत्पश्चात नोली, पेट की शुद्धि के लिए, उदर रोगों से बचने के लिए नोली का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन जिसने पिछले 6 महीनों में किसी प्रकार की उदर प्रदेश की सर्जरी करवाई है, ऑपरेशन करवाया, उसको नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात है धोती बस्ती नेति नोली त्राटक। त्राटक क्या है, आजकल देखा जाए तो आंखों की रोशनी कम हो रही है। त्राटक कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। आज देखते हैं बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन पावर नहीं है, उनकी याददाश्त नहीं रहती है, कम याद रहता है। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। उसके लिए त्राटक बहुत लाभदायक है। त्राटक के लिए किसी बिंदु विशेष पर, किसी सफ़ेद पटल पर एक ब्लैक बिंदु या ब्लैक स्थान पर सफ़ेद बिंदु, या किसी भगवान आराध्य देव के ललाट पर त्राटक लगा सकते हैं या खुद के ललाट पर त्राटक लगा सकते हैं। इस लगातार उस दृष्टि को देखते रहना ही त्राटक कहलाता है, बिना पलक झपकाए। जब आप लगातार बिना पलक झपकाए देखते हैं और आंखों में आंसू आने लग जाए तो यह आपका श्रेष्ठ त्राटक कहलाता है। जैसे नेत्र रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि आंखों के अंदर जो प्रेशर होता है, ओकुलर प्रेशर होता है, वो रिलीज हो जाता है और जिसमें आंखों में तनाव कम हो जाता है और उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और व्यक्ति के चश्मा भी नहीं लगता, उसमें भी फायदा मिलता है। लास्ट बचता है कपालभाति। कपालभाति, कपाल का शोधन, शरीर पे अगर चेहरे पे चमक लानी है तो कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। और कपालभाति जो है बहुत ही लाभदायक क्रिया है जो अपनी योग प्रोटोकॉल के अंदर भी शामिल किए गए। यह शरीर शोधन की ऐसी क्रिया है कि बाकी जो 5 पंचकर्म अगर अपने नहीं भी करें और खाली कपालभाति का अभ्यास करें तो इससे पूरा शरीर का भी शोधन हो जाता है और कफ का भी शोधन हो जाता है और साथ का साथ प्राणायाम करने में भी फायदा मिलता है। इसलिए जो लोग बहुत बिजी रहते हैं और जिनको योग प्रशिक्षक के निर्देशन में अन्य पंचकर्म नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को कपालभाति का अभ्यास कर लेना ही ज़्यादा कारगर रहता है। डॉक्टर इकबाल खान गौरी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें बताई और हम जो समझ पाए हैं आम लोगों के लिए हम यही कहेंगे जो योग शुरू कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज से बढ़िया कोई मौका नहीं होगा। तो चूंकि इसकी जो प्रविधि है वो थोड़ी सी जटिल है, लेकिन योग शुरू करना बहुत आसान है। तो सरलता से जटिलता की और आप बढ़ें, ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इकबाल खान गौरी, योग प्रशिक्षक, आयुर्वेद और योग विशेषज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर।